अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, माओ बहनों। मैं मोहम्मद अब्दुल हक खमर, तहरीक मुस्लिम शबान का वाइस प्रेसिडेंट। आज आप तमाम के रूबरू आने का मेरा मकसद ये था कि गुज़िश्ता 16 सितंबर के अखबार में मैंने एक सुर्खी देखी थी जिसमें वो आपके गोशे गुजार करूँ। वक्फ क़वानीन ख़त्म करने की मुहिम का आगाज़, जायदादों से महरूम करने की पहल, टीवी चैनल्स पर मुबाहिस के ज़रिए माहौल तैयार करने की कोशिश, नाम नहाद मुस्लिम नुमा चेहरे भी मुबाहिस का हिस्सा, ज़िम्मेदाराना मिल्लत को फौरी हरकत में आने की ज़रूरत। ये आपके सामने इस बात से रखा हूँ कि आप क़ाब गफलत में हैं तो आप होश में आ जाए और अपने औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ आगे बढ़े। तो बहरहाल मुख्तसर सी बात यह है कि ये जो औक़ाफ़ी जायदादें हैं, इसके ताल्लुक़ से मैं छोटा सा आपके सामने एक खाका पेश करके बता देना चाहता हूँ। औक़ाफ़ी जायदादें दर्ज किताबुल औक़ाफ़ होने का पूरे प्रोसीजर है, जो 3 प्रोसीजर के बाद होकर जब दर्ज किताबुल औक़ाफ़ होती है जायदाद। सबसे पहली चीज़, जो भी आदमी रजिस्टर्ड करने वाला रहता है दर्ज किताबुल औक़ाफ़, उन्हें पहले तो उसको रजिस्ट्री कराने से पहले उसका अपना एक मुंतखब भी होता है। उस मुंतखब में उसको ये ज़ाहिर करना पड़ता है कि ये भाई जायदाद किस मकसद से मैं ये वक्फ को मैं रजिस्टर्ड कर रहा हूँ, दर्ज किताब वक़्फ़ करने की क्या वजह है और इसका मुआवज़ा किसको मिलेगा, इसके मुआवजे के हक़दार हिस्सेदार कौन रहेंगे, मेरे ख़ानदान के लोग रहेंगे या ये अल्लाह के नाम से जो भी जायदाद है इसको मैं तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह के नाम पर यानी कि दर्ज किताबुल औक़ाफ़ कर रहा हूँ। ये एक चीज़। उसके बाद ये होने के बाद उसका गज़ीट नोटिफिकेशन होता है। गज़ीट नोटिफिकेशन होने के बाद ये जायदाद पूरे तरीक़े से महफूज होती है। ये दर्ज किताबुल औक़ाफ़ का ये तरीक़ा है। अब ये तमाम चीज़ें होने के बाद आप बोलिए कि गुज़िश्ता कई सालों से आज तक के जो भी औक़ाफ़ी जायदादें हैं, तेलंगाना के अंदर 1,33,000 चिल्लर तो औक़ाफ़ी जायदादें थी। और हिंदुस्तान में आज की सियासत के अंदर मैं देखा हूँ अखबार के अंदर, तो उसके अंदर जो लिखा हुआ है 6,59,877 यानी कि औक़ाफ़ी जायदादें हैं पूरे इंडिया में, बल्कि बता रहा है। और उसके अंदर 8 लाख एकड़ ज़मीन पूरे इंडिया में है बोल के बता रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आज के दौर में अहमियत ज़मीन की क्या है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये लोग ये चाहते हैं कि औक़ाफ़ी जायदाद जो प्राइम लैंड्स है जिसकी काफ़ी कीमत है, तो उसको जिस तरीके से जैसे कि ये इनके जो गवर्नमेंट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में है, ये भी ये लोग बेच देना चाह रहे हैं। रेलवे बेच दे रहे हैं, आपके एयरपोर्ट बेच दे रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट के जो भी है, लाइफ इंश्योरेंस बेच दे रहे हैं, जो समझ में आए ये लोग बेचते चले जा रहे हैं। तो उसी तरीके से आप इनका जहन अब दोबारा औक़ाफ़ी जायदादों का फिर सर्वे की तरफ जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग ये जो मुसलमानों की जायदादें हैं, जो एक हमारे पुरखों ने इसकी हिफाजत के लिए कौम और मिलत के वेलफेयर के लिए इसको रख के आज दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, आज ये जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय इसको बर्बाद करने की एक नई साजिश चल रही है। आप और हम इस मामले में होश में आए और सोचें कि इसके ताल्लुक़ से किस तरीके से इसकी जायदाद की हिफाजत कर सकते हैं। और एक बात इसके साथ मैं आपके सामने मुसलसल ये सिलसिले को तसलसल में रखते हुए मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर 154 एक्ट है, जिसके तहत अगर आप किसी कोई जायदाद को आप अगर किसी को दिए और काबिज होकर हट रहा नहीं है, तो उसके लिए 154(1) की एक नोटिस देना है। जो भी इंक्रोचर जो बैठ के अपने हटना नहीं चाह रहा है, उसके बाद 153 की नोटिस देना है, उसका 155 की नोटिस दे के डायरेक्ट अब आरडीओ को एक लेटर देना है कि भाई इसको इविक्शन कराओ और हमारे को पोजीशन डिलीवर करो बोल के। तो वो आरडीओ क्योंकि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है और उसके पास जुडिशरी पावर्स है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास जुडिशरी पावर नहीं है, इसलिए वक्फ बोर्ड नहीं कर सकता, वो काम उससे कराना है। तो मजबूरन ये करके उसको पोजीशन अपने वापस लेना है। तो ये प्रोसीजर है 154 का। और 164 का सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, उसके अंदर भी जैसा मैं आपको अब बताया उसी तरीके से उसको भी वैसे ही करना है, बस 164 सेक्शन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता है। उसके बाद और एक कानून है 1995, वंस वक्फ इज़ ऑलवेज वक्फ, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि एक मरतबा वक्फ कर दिया जाता है तो हमेशा के लिए वक्फ हो गई, उसको फिर आप चेंज नहीं कर सकते, ना कोई इसको चेंज कर सकते, ना कोई ले सकता, ना किसी को दे सकता। एक मरतबा वक्फ हो गई, वक्फ हो गई। तो ये 1995 का कानून है। इसके साथ जब हिंदुस्तान जिस वक्त आज़ाद हुआ उस वक़्त में तमाम मज़ाहब के लोग अपने अपने तरीक़े से अपने मसाजिद में कोई अपने नमाज़ पढ़ता था, तो कोई मंदिर में जाके पूजा करता था, कोई गिरजाघर में जाके ये करता था। तो उस वक़्त में पार्लियामेंट से एक कानून पास हुआ 1991 एक्ट के तहत कि जो भी अपने अपने जो जायदादों के ऊपर आज़ादी से पहले से जो लोग अपने कब्ज़े में है, वो जायदादों के ऊपर कोई किसी के किस्म का एक वो नहीं होगा, शिकायत नहीं, एतराज़ नहीं, और जो भी ज़्यादा उनके ऊपर कब्जे में वो लोग अपने हिसाब से एंजॉय करेंगे प्रॉपर्टीज़ को, उसके अंदर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा।
उसके बाद से वो जायदादों के ऊपर 1991 एक्ट के तहत आज तक के भी वो जायदादों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ अमल में है और तमाम लोग काम कर रहे हैं। उसकी के तहत क्या होता है, पार्लियामेंट के कानून के एतबार से चल रहा है। लेकिन गुज़िश्ता आपके सामने है कि जो आपके ज्ञानवापी मंदिर के ताल्लुक से जो इशू लेके टेकअप किए, ये तमाम एक सोची समझी एक स्कीम के तहत ये काम को, साजिश के तहत ये काम किया गया, मैं ये ज़रूर कहूँगा। और उसके बाद ये तमाम चीज़ों में अभी एक परसों ही हाल में ज्ञानवापी मंदिर का जजमेंट आया। जजमेंट तो खैर आप तमाम के इल्म में है। खैर इसके बाद के दूसरे भी स्टेजेस हैं जहाँ पर हम हाई कोर्ट को भी जा सकते हैं, सेशन कोर्ट को भी जा सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। लेकिन ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये गैर ज़रूरी के लोगों के जहनों को ख़राब करने की कोशिश करने की क्या ज़रूरत है। मैं तो ये बात बोलूँगा, मैं ये बात बोलूँगा कि तमाम जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करना हम तमाम की जिम्मेदारी है, एक चीज़। और सबसे अहम तो चीज़ ये है कि वक्फ़ के जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ ना सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट करना चाहिए बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसकी बराबर से तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। लेकिन अफसोस कि ये तमाम लोग ही हमारे निगरानकार खुद अगर मिसाल के तौर पर चोर साबित होंगे तो हमारी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ से होगा, एक चीज़, एक क्वेश्चन मार्क है। उसके साथ रही बात हमारे स्टेट ऑफ तेलंगाना में जो औक़ाफ़ी जायदादें हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टेट गवर्नमेंट अगर सीरियस नहीं है तो मुसलमानों की जो सियासी जमातें हैं वो भी मीर सादिक और मीर जाफ़र का अगर पार्ट अगर निभाएंगे तो हमारी भी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ से अमल में आएगा, ये बात सोचने की है। आज आप देखेंगे हैदराबाद के जो टॉप के जो एरिया है जहाँ पर वक्फ़ की जायदादें हैं, वहाँ पर आप जाके देखिए कब्ज़े किसके हैं। और ये जो वक्फ़ के जो बोर्ड मेंबर्स हैं, ये लोग प्रोग्राम के तहत सर्वे करके जायदादों को पूरे तरीके से नीलाम करने के बराबर है, नीलाम करने के बराबर है, क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली कोई भी तरीके से औक़ाफ़ी जायदादों का नुकसान पहुँचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखे। आज उसी का नतीजा है कि हुसैन शाह वली की 1 लाख करोड़ की जायदाद का आज नुकसान हुआ। और हुसैन शाह वली की 1 लाख करोड़ का नुकसान होना आपका नहीं, मेरा नहीं, बल्कि पूरी कौम का नुकसान है। और इसके अंदर बाज़ाब्ता प्रोग्राम के तहत तेलंगाना गवर्नमेंट भी और उसके साथ हमारी अलायंस जमात भी, ये दोनों के तहत ये प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। हालांकि ये प्रॉपर्टी को जीता हुआ था, ये ट्रिब्यूनल वक्फ ट्रिब्यूनल से जीते हुए केस था और इसको भी शफीक महाजन ने फिर उसको आपके हाई कोर्ट से भी जीता था। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वहाँ पर कागजात को जो पेश करना था वो नहीं पेश करके अपने तरीके से डिक्लेयर करवा लिए कि ये गवर्नमेंट लैंड है। जबकि यही चीफ मिनिस्टर साहब ने इससे पहले जब वक्फ बोर्ड में जब मुकदमा ज़ेर दौरान था, उस वक्त में यही चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि ये जायदाद वक्फ की है, हमारा काम है इसकी वक्फ की जायदाद का हिफाजत करना, लिहाजा हम इसके अंदर एक फ़रीक बन के लड़ेंगे और लड़के जायदाद की हिफाजत करेंगे। ये हमारे KCR साहब का वक्त इनका अपने लफ्ज़ थे और उन्होंने एक पार्टी बन के अपने तरीके से हाई कोर्ट में एक फ़रीक केसेस से, जिस वक्त गवर्नमेंट नहीं आई थी उस वक्त इन्होंने उसके अंदर एक फ़रीक केसेस से अपने हिस्सा लिया था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो जो फ़रीक थे वही मिसाल के तौर पर आज वो वक्फ की जायदाद का नुकसान करके आज उनकी सरकारी गवर्नमेंट के नाम से आज वो खामोश बैठे हुए और उसके साथ के जो साथियाँ हैं जो इनकी अलायंस जमात है वो भी खामोश बैठी हुई। खैर जो भी हो गया वो आपके सामने है, लेकिन मैं इसके साथ अब मुख्तसर सी बात ये कह के मैं अपने मामले को ख़त्म करूँगा। जो मेरा जो मुसलसिल आपके सामने जो गुफ्तगू कर रहा था कि आज इलेक्शन का वक्त आने वाला है, इलेक्शन के टाइम आने के वक्त अब आज आपके सामने ट्रायंगल फाइट है। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ MIM है, तीसरी तरफ आपके TRS है और चौथी तरफ अगर मिसाल के तौर पर देखा जाए CPI CPM है। खैर ये जो भी जमातें हैं ये इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, लेकिन आपका वोट अगर किसी को डालना है तो पहले आप ये देखिए कि कहाँ तक के कौन सी कम्युनिटी के लिए कितना सीरियस कौन सी जमात रही। अब तेलंगाना राष्ट्र समिति जिस वक्त से वजूद में आई है, ये हमारे पास जो 12% के हिसाब से 14 था 15 MLA होना चाहिए था, एक MLA के अलावा दूसरा कोई MLA KCR साहब ने हमारे को नहीं दिया। इलेक्शन के बाद हर वक्त इलेक्शन में सिर्फ एक MLA को जीता है, उसके बाद और किसी को नहीं जीता है, ना जिताना चाहते हैं KCR साहब। एक चीज़ रही बात, उसके अलावा जो भी ओल्ड सिटी के जो MLA को खड़ा करते हैं वो तो नॉमिनल है, उसको कोई मकसद उनका जीतने का नहीं था, वो खाली दिखाने के लिए कि हम भी दिए मुसलमानों को बोलने के लिए वोट दिए, वो वहाँ पर खड़ा करना अलग शक्ल है। लेकिन आप सीरियस अगर होते तो 12% के हिसाब से मुसलमानों को इलेक्शन में खड़ा करते और बराबर उनको जिताते। वो एक चीज़ है आपके सामने। दूसरी चीज़, आपने जितने भी चेयरमैन को आपने मुसलमानों के जीते भी 8-9 साल के अंदर आपने जो भी 2 मरतबा आपने हुकूमत आपके हाथ में रही, 2 मरतबा भी आपने अपने बागडोर संभाला, लेकिन मुसलमानों के सामने मामले में आपने कभी सीरियस नहीं रहे। आप एक ऐसे आदमी को आपने होम मिनिस्टर दिया जिसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया, वो आप जानते हैं और तमाम दुनिया जानती है, तमाम तेलंगाना या रियासत जानती है कि आपने कैसे आदमी को दिया और क्यों दिया।
जो आपके आवाज़ के ऊपर दूसरी लब्बैक करने के सिवा दूसरी बात नहीं करने वाला है। और आज उसी का नतीजा है कि आज पूरे मुसलमानों का जायदादों पर जो मुसलमान जो उम्मीद करके बैठे थे, जो तेलंगाना रास्ता समझ से वाबस्ता थे, जो आपके साथ रात दिन आपका शोल्डर पे शाना बशाना आपके साथ जो आपके तेलंगाना के लिए जो लड़े, आज वो कहाँ गए? मैं आपसे सवाल करता हूँ, वो कहाँ गए? वो तमाम के तमाम आज बिल्कुल गुमनामी में चले गए। आज आपके साथ जो हुकूमत में जो आप हिस्सेदार बने हुए हैं, जो कल तक जो बीजेपी में थे, कल तक जो तेलुगु देशम में थे, कल तक जो कांग्रेस में थे, वो तमाम को आपने लेके अपने एक हुकूमत को अपने एक बॉडी तैयार कर ली। लेकिन जो साथ आपके वफादारी से जो साथ दिए थे, आप तमाम को बाजू हटा दिया। और उसी तरीके से अगर आइंदा इलेक्शन आने वाला है चंद दिन में, जब इलेक्शन आएगा तो वक्त आपके सामने रहेगा कि आपके साथ जो वफादारी के साथ दिए थे, जिसको आपने धोखा दिया और उनको बाजू रखाया, और जो 8 मसाजिद की जो शहादत अमल में आना, अंबरपेट की मस्जिद की शहादत अमल में आना, खुत्तागुड़म की मस्जिद की शहादत में आना, अब शमशाबाद की मस्जिद की शहादत अमल में आना, शामिरपेट की मस्जिद की यानी कि मस्जिद की शहादत में आना, या आशुखाना शहादत में आना, या मिसाल के तौर पर आज तक के शमशाबाद एयरपोर्ट का जो उमर फारूक मस्जिद को आज तक के जिस वक्त आप हुकूमत आने से पहले वादे करते थे, आज तक उसका कुछ भी अमल में नहीं होना, ये तमाम चीज़ें आपकी कितना सीरियस आप चीफ मिनिस्टर हैं आप तेलंगाना के लिए, ये सबके सामने ओपन है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आपको आज इलेक्शन के सामने जिस तरीके से आप दलित बंधु के ताल्लुक से आपने मुख्तसर यानी कि वक्त के अंदर आपने एक नए स्कीमें ला रहे और उसके एक को 10-10 लाख रुपए का आपने एक ऐलान किया, लेकिन आपने मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी बंधु कौन सा आपने ऐलान किया, माइनॉरिटीज़ के लिए कौन सा आपने ऐलान करते हुए किसी के साथ अपने फ़ायदे की बात की कम्युनिटी के लिए? आज तक आपके पास कोई भी जो स्कीम आती है उसके अंदर प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होता है। और जो भी आपके पास इवन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंदर तक डायरेक्टर्स से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है, और माइनॉरिटी जो कमीशन है उसके अंदर आज तक ना कमीशन का चेयरमैन है ना तो वो डायरेक्टर्स है। तो इस तरीके से अगर आप हर जगह पर अगर सौतेले तरीके से मुसलमानों के साथ आप अगर इस तरीके से रखेंगे और फिर एक नंबर के चीफ मिनिस्टर के हैसियत से आपको कहो बोलने पे, ये बात तो होने वाली नहीं है। लिहाजा मैं ये कहूँगा कि अगर आपको अभी भी वक्त है, हालात सुधारना है, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने आप को सेकुलर बन के जो इलेक्शन के टाइम पे आज तक के जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होते रही, तमाम को जितने भी आपके जो पोस्टें हैं तमाम के आप फ्लिप करिए और उनको बताइए कि भाई हमने गलती की थी, अब इलेक्शन का टाइम है, आप तमाम को हमारे साथ हिस्सा लेना है और हिस्सा लीजिए और उसके आगे बढ़ाइए, ताकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर ये ऐसी गलती ना कर सके। अस्सलाम वालेकुम।